और ये सब आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आना चाहूँगी कि पीडीएम का अपोजिशन में होते हुए ये इल्ज़ाम था कि जावेद इकबाल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मगर अब तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि आफ्ताब सुल्तान से भी यही काम लेने की कोशिश की जा रही थी। तो किस मुँह से पीडीएम इंतकामी कार्रवाइयों को कंडेम करेगी? अब देखिए, पहली बात तो यह है कि पीडीएम ने क्या कंडेम करना है। पहली बात तो यह है कि कल की पीडीएम के साथ जो हो गई है ना, वो आइंदा पता नहीं कितने हफ्तों तक और कितने महीनों तक सोचते रहेंगे कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होगी। यानी वो आज अब सोचते होंगे काश हम इमरान खान की जो है ना वो बेल जो है उसके घर में कहते जा रहा है उसकी बेल ले लो, सबको लेते उसके लिए। वो जो 1-4 घंटे इमरान खान जो है वो नेशनल टीवी पे भी रहा है और इंटरनेशनल टीवी पे भी रहा है और डिस्कशन के तौर पीडीएम की पॉलिसीज़ को मैं बताऊँ आपको, ये पीडीएम से ज़्यादा बहुत कुछ हो रहा है और ये बहुत खौफनाक है। पीडीएम जो है इस जिस चक्की में आ गई है ना, आप देखें दाना जब चक्की में आता है ना तो फिर उसी के अंदर वो घूमता रहता है, वो बीच में फिर निकल नहीं पाता, आखिर में पिस जाता है, उसी का चक्की में आ चुकी हुई है और चक्की घुमाने वाले हाथ कोई और है। ये बड़ा आपने अहम पॉइंट दिया है। और ये सब आफ्ताब सुल्तान साहब ने तो उसूली फैसला लिया कि अगर इख्तियारात में मुदाखलत की जाए तो इस्तीफ़ा दे देना बेहतर है। तो आपको नहीं लगता कि दूसरे इदारों मसलन इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि आइन के मुताबिक काम करें और किसी दबाव को कबूल ना करें? फवाद चौधरी साहब तो आज कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आगे आए और इस्तीफ़ा दे दें। देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से सारा बहरान इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, कोई और उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर अपने आप को समझे और वो सिर्फ आइन की एक शिक को पढ़ ले कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने जाए उसकी जिम्मेदारी है, और वो उठ के सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए और कहे कि जी मेरे लिए ये लोग हर्डल बन रहे हैं, आप इनको हुक्म पास करें, तो पाकिस्तान का बहरान 1 घंटे में हल हो जाता है। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ट्रेनिंग ये नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पूरी थ्रू आउट अपनी कैरियर के अंदर बड़ा कहता है कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफिसर रहा हुआ है। मैं हमारे सारा कलीग है, हमारे साथ उसने कहा वो एक हर बंदे के अंदर एक जुर्रत होती है, एक वैलर होता है, एक खड़े होने का जज्बा होता है। वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में विद ड्यू अपॉलॉजी 99.9% लोगों के अंदर नहीं है। वो कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। हम अक्सर कहा करते हैं कि इनको जीओआर का एक 8 कनाल का या 15 कनाल का घर दे दो और इनको कान से पकड़ के जो चाहे लिखवा लो, जो करा लो। ये तो वो लोग हैं कि जिस वक्त तनवीर नकवी डीएमजी को तबाह बर्बाद कर रहा था तो इन्होंने सिर्फ अपने घरों को बचाने के लिए तनवीर नकवी के सामने सरेंडर कर दिया था और नाज़म का निजाम और सारा कुछ आ गया था और पूरा सिस्टम तबाह कर दिया था, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारी जब तक हम हैं हमारी नौकरियां बचे नहीं। ये गुज़श्ता तकरीबन 1973 ऑनवर्ड हिलाली साहब खुशकिस्मत लोगों में से हैं कि उन्होंने उस वक्त सर्विस ज्वाइन की जब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मौजूद थी आइन के अंदर। अच्छा। और उस वक्त जो था किसी सिविल सर्विस को निकालना बहुत मुश्किल काम था और उस वक्त उनको कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो सिविल सर्विस है, ये लोग ये बेसिकली एट द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये उसकी जिसे कहता है हाथ की छड़ी बन गए कि जब चाहा उसको निकाल दिया और जब उनके रहम करम पे हो गए और फिर उन्होंने अपनी नौकरी, आप अंदाजा करें बहुत रेजिस्ट किया इन्होंने। जब 73 की रिफॉर्म्स आई थी, वकार अहमद वाली रिफॉर्म आई थी, मेजॉरिटी अफसर जो थे सेक्रेटरीट में चले गए कि हम नहीं लगते डीसी, हम नहीं लगते एसपी, हमें सेक्रेटरीट में ले जाओ, हमें खुदे लैंड पोस्ट दो, हम नहीं लगते हम इस सारे मामले के अंदर, हम नहीं खर्च करते ये गंद जो कि हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी है, उसकी बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसकी जिंदगी है, बाकी चीजें, हर बंदा जो है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात है कि किसने उनके लिए सड़कों के लिए निकलना है। आप मुझे बताइए, आज आफ्ताब सुल्तान निकला है ना, खुदा ना खास्ता अगर इस बंदे के खिलाफ उन्होंने कोई एक्शन लेना शुरू कर दिया, कुछ कितने लोग हैं जो उसके साथ अदालत में भुगतेंगे? कौन है लोग? इमरान खान के निकल आते हैं, लेकिन एक ईमानदार अफसर के लिए कौन है जो हाई कोर्ट के जाके उसकी पेशियों के साथ उसके चार्ज? मुझे पता है अकेले लड़ते होते हैं। मैं जब अकेला मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गया था, मैं तनहा होता था और मेरे मुकाबले में कम से कम 200-250 मेरे मुखालिफ बैरिकेड थे जिनके सामने मैं केस लड़ता था। कोई एक बंदा नहीं था मुझे, कोई एक इवन जर्नलिस्ट नहीं था उसको उनकी कम्युनिटी से तल्लुक रहता। तो ये बहुत तल्ख हकीकत है, बहुत तल्ख मुआशरा है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और ये सब आईनी माहिरीन में बहस ये चल रही है कि आइन का आर्टिकल 105(3) गवर्नर को एम्पावर करता है। आर्टिकल 48 के मुताबिक सदर, वजीर आजम या काबीना की एडवाइस पर ही एक्ट कर सकता है और इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57(1) सिर्फ विफाक तक महदूद और आइन इलेक्शन एक्ट से मुकद्दम है। तो क्या कहा यह जा रहा है कि सदर ने अपने आईनी किरदार से तजावुज किया? ये बात दुरुस्त है? देखिए, पहली बात है कि आइन जो है ये मेरा सामने पड़ा हुआ है। आइन एक अम्ब्रेला डॉक्यूमेंट होती है। राइट।
इस आइन के तहत मुख्तलिफ किस्म के कानून बनते हैं। ठीक है। आइन ये कहता है फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ये हैं। ठीक है। एक आदमी को आज़ादी राय का हक हासिल है। ठीक, लेकिन उसके नीचे कानून ये बना हुआ है कि आप फला बंदा जो है वो नहीं बोल सकता। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे को सजा होगी, गिरफ्तार होगा, जब तक वो कानून तब्दील नहीं हो जाता। इस आइन के तहत असेंबली तब्दील नहीं कर देती। जो एक्ट है उसका बना हुआ, उसका इलेक्शन का 2017 का वो एक्ट बन चुका हुआ है इस आइन के अंदर। ठीक है। अब अमल उसके तहत होना है। ठीक, ये देखे ना, आइन जो है अमल दरामद की किताब नहीं, आइन बेसिकली गाइडेंस की किताब ठीक है, ब्लूप्रिंट है, ओवरऑल ब्लूप्रिंट। ठीक है, गाइडेंस की किताब है। मतलब फंडामेंटल राइट्स बता दिए गए। ठीक, मतलब जुर्म बता दिए गए। तो जुर्म कैसे होंगे? वो लॉ जो होता है इंप्लीमेंट, तो कहते हैं सबऑर्डिनेट जुरिस्डिक्शन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। अब उसने 57(1) जो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहती है कि सदर जो है वो ये इस्तेमाल। अब पहली बात है, सदर को ये मौका क्यों मिला? सदर को इसलिए मौका मिला कि एक गवर्नर ये कहता है कि मैंने तो ये काम नहीं किया, इसलिए मैं असेंबली तोड़ी, मैं नहीं करता हूं। चलो उसको तो चलो मान लिया, लेकिन जो दूसरा गवर्नर है मौलवी साहब जो है, उसने तो असेंबली तोड़ी है। वो कहता है ये एजेंसियों से मशावरत करो। भाई ये कहां लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि जब दो लोग आइन पे अमल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है जब तक ये गवर्नर है इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे कभी भी। तो अब सदर ने एक, जैसे कहते हैं, उस पूरे के पूरे बहुत बड़े तालाब के अंदर एक पत्थर फेंका है जिससे अर्ताश पैदा हुआ है। ठीक है। मेरा इस वक्त सवाल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। पाकिस्तान की कौम गुज़श्ता तकरीबन 15-20 दिन से नर्व्स टेंस हो चुके हुए हैं। एक आदमी आता है, उसने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया। क्या कमरजमान कायरा को, क्या अटॉर्नी जनरल को, क्या कानून वज़ीर कानून को, क्या अपना शहबाज शरीफ को, क्या इमरान खान को ये हक हासिल है कि वो आइन की तशरीह करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान की पूरी असेंबली को भी ये हक हासिल नहीं है कि आइन की तशरीह करें। वो आइन बना सकते हैं, क्लियर कर सकती है, क्लैरिफाई करने के लिए मजीद शिक ऐड कर सकती है। आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट करता है। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो शिकें पड़ी हुई हैं, वो कहते हैं आइन में अबहाम है। इस अबहाम को कौन दूर करेगा? अच्छा, इबहाम है क्या? 90 दिन के इलेक्शन इबहाम ये है कि गवर्नर ने तारीख देनी है। ठीक है। अब इबहाम यह है कि अगर गवर्नर, आइन में लिखने वालों ने तो ये सोचा था कि यार गवर्नर तारीख देगा, उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। गवर्नर तो पैदा नहीं होगा ना पाकिस्तान के अंदर जो कहेगा नहीं मैं नहीं खेलता हूं। उनके अंदर ये भाव ही नहीं था, सोचा ही नहीं था कि भाई ये गवर्नर तारीख नहीं देगा तो फिर क्या करें। उनका भी असेंबली टूट गया, गवर्नर ऑटोमेटिक। अच्छा, उसमें दो शिक, पहले वो गवर्नर तारीख देगा और फिर केयर टेकर सेटअप बनाएगा। केयर टेकर सेकंड नंबर पे आता है। बिल्कुल। ओके, अच्छा, आप बातें करते हैं कि मैंने असेंबली तोड़ी, तो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का हलफ तुमने कहां से ले लिया? बिल्कुल सही बात। कहते मैंने तो नहीं तोड़ी, मेरे नजदीक तो असेंबली कायम है, तुमने मोहसिन नकवी का हलफ कहां से लिया? तो असल मतलब ये है इबहाम। इस इबहाम को दूर कर सकती है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इत्तलात ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जिसे कहते हैं कि लर्जत, जहां जुम्बश लब खारिज ज़ाहन का खता है वाली बात है कि जहां आवाज पांव बड़े बड़े के पांव काम। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट को इस्तकामत दे और वो इसकी अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करे और इस 22 करोड़ कौम को कंफ्यूजन से निकाले। हर कोई इसकी इंटरप्रिटेशन करने का तैयार है, लेकिन नहीं, किसी को राइट ही नहीं है इसको इंटरप्रेट करने। ठीक है। अच्छा, औरिया साहब, कल से तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक भी शुरू होने वाली है, जिसका मकसद ही सूबाई असेंबलियों में इंतखाबात की तारीख हासिल करना है। तो क्या ये स्ट्रेटजी कामयाब हो पाएगी और क्या खान साहब गिरफ्तारी देने में पहल करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल इमरान खान साहब गिरफ्तारी खुद नहीं दे रहे। उनकी स्ट्रेटजी ये है कि आहिस्ता आहिस्ता इसको चलाया जाए। कल लाहौर में देंगे, फिर कुछ एक हफ्ते के बाद पेशावर में देंगे। वो एक सिंबॉलिक उसको बनाना चाहते हैं और वो ठीक भी कर रहे हैं सब कुछ। मेरे इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई थी, मैंने कहा था कि बेसिकली आप अगर बाकी पूरे मुल्क के अंदर
अगर आप एक ज़बरदस्त किस्म की स्टॉर्मिंग शुरू करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग इसको कहते हैं कि डेली अगर आधा घंटा पौना घंटा जुलूस निकलते रहें तकरीबन शहर के 200-250 मुल्क के 200-250 जगहों पे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फटीग आ जाती है। देखिए जो एजिटेशन है ना, एजिटेशन और गुरीला वार, ये दोनों एक ही तरह की चीज़ें होती हैं। गुरीला वार में होता है कि गुरीला छुप के वार करता है, और उसके ऊपर एक किताब है बड़ी मशहूर, एक फ्रेंच था बंदा, नोबेल बहुत बड़ा मशहूर उन फैमिली का, जो कि वियतनाम में जाके लड़ा था। उसकी किताब का नाम है वॉर ऑफ द फ्ली, मक्खी की जंग। अच्छा, मक्खी और कुत्ते के दरमियान उस जंग का मिसाल कहता है कि ये जो एजिटेशन है ये भी बेसिकली ये मक्खी और कुत्ते की जंग होती है। कुत्ते का साइज बहुत बड़ा होता है, मक्खी छोटी सी होती है। मक्खी जाके उसके यहाँ बैठती है, कुत्ता वो घूम कर घूम करते यूं काटता है, फिर वो दुम पे जाके बैठती है, कुत्ता घूम के उधर काटता है, फिर पेट पे बैठती है, कुत्ता वहां काटता है। मक्खी उसको जिच कर देती है कि अपने आप को खुद काट काट के मर जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी मामला यही होता है कि जब बड़े लेवल पे एजिटेशन शुरू होते हैं तो ये मक्खी और कुत्ते की जंग बन जाती है, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप को किसी एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाती। अब देखना, कल उन्होंने बकायदा तैयारी की हुई थी कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है। FIA की पूरी टीम लाहौर पहुंच चुकी हुई थी, ठीक है, और उन्होंने उनको अंदाजा था कि जब जैसे ही इसका जुलूस पहुंचेगा और हाई कोर्ट के अंदर ये पहुंचेगा तो हाई कोर्ट में जाहिर बात उतने लोग होंगे जितने मरीम नवाज के साथ होते हैं, उतने ही लोग होंगे जितने जरदारी के साथ होते थे। तो हम उनको जरा सा पीछे करके इमरान खान को बिठाएंगे, उसमें गाड़ी में और जूम सन्नाटा भर लेंगे। वो क्राउड इतना ज्यादा हो गया कि उनके लिए मसला बन गया, और क्राउड तो सो चार्ज, क्राउड वो सो इमोशनल। अब ये बेसिकली एक सिंबॉलिक सी चीज है, अगरचे कि उसका कोई फायदा वायदा मुझे नहीं लगता। 77 देखिए, मैं खान साहब यही कहा था कि 1977 का जो था ना जेल बरो तहरीक, उसमें 3-4 चीजें बहुत अहम थी, और उसको आप ध्यान में रखें। बड़ी लीडरशिप जब जेल में चली जाती है तो नीचे एक कैडर होता है जो कि उस जेल प्रो तहरीक को प्रोलॉन्ग करता है, ठीक है। उस वक्त 3 ऐसी पार्टियां थी जो उस कैडर को कैरी फॉरवर्ड करती थी। एक थी जमात इस्लामी, उसका अपना हर जगह कैडर मौजूद था। दूसरी थी जमीयत उलमा पाकिस्तान, और तीसरी थी जमीयत उलमा इस्लाम। इनके मौलवी हर शहर में मौजूद थे। वो जुमे में तकरीर करते थे, चलो गिरफ्तारी दो। इमरान खान के साथ एक भी मस्जिद नहीं, एक भी मौलवी नहीं है, ठीक। इमरान खान का तो कैडर ही और तरह का है, तो इसको कैसे वो मैनेज करेगा। एक ये होता है कि फिर पब्लिक फ्लो में सूरत हाल, अब वो वाकई करना भी इसको ऐसे चाहते हैं कि इस तरह। लेकिन एक बात आप याद रखें, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन सूरत हाल है ना, वो क्राइसिस जो है वो इमरान खान जो है उसको जो उसका पेशियां शुरू होगी ना, वो पेशी इनके लिए और मजीद बिल्कुल ठीक है, ठीक है।